Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So welcome to this channel, Tejas Educational Academy. Uh, if you are with this channel first time, then you can subscribe it for more videos. And in the previous videos you have seen, we have discussed about federalism. फेडरलिज्म के बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह बात कर चुके हैं शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। और अब हम बात करने वाले हैं इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो इंडिया है वो फेडरल कंट्री है, ठीक है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है। अब इसको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। इंडिया हैज़ 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। कई इसको टियर्स बोल देते हैं, कई टायर्स बोल देते हैं, राइट। तो आपको जैसे भी अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। इट हैज़ 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे टॉप पे, दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरे नंबर पे लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और पंचायत आ जाती हैं विलेज लेवल पे, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके 3 लेवल हैं। और उसके बाद है 3 लिस्ट्स हैं। उनमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग हैं, और उनके ऊपर वो अपने अपने तरीके से जो है कानून अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम वो बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट जो है, दिस लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इस सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करें, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके ऊपर कानून बना सकती है। उसमें से अगर हम बात करें तो डिफेंस है, डिफेंस के ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना होता है। फॉरेन अफेयर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना होता है। बैंकिंग के ऊपर, करेंसी के ऊपर, और उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म यूनिफॉर्म लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म लॉज बनाने होते हैं। इनके ऊपर अलग अलग से कोई कानून नहीं बनाए जा सकते। दूसरी बात अगर करें वो है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है, दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस। इसमें जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं। और इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, इरिगेशन होता है, ट्रेड होता है, पुलिस होती है, और स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ जो है वो बनाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास आती है कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड टू इंटरेस्ट्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों ही गवर्नमेंट के इंटरेस्ट के लिए वो जो रिलेटेड होती है, उसके लिए इसके ऊपर कानून बनते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, ठीक है। तो दोनों गवर्नमेंट होती हैं। होता क्या है, दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन एंड मैरिज। इनके ऊपर कानून बनाते हैं ये दोनों मिलके। इन केस देयर आर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोथ विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है, दोनों विंग्स के बीच में कई बार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है मैं स्टेट की नहीं मानूंगी, कई बार स्टेट गवर्नमेंट कहती है मैं स्टेट की नहीं मानूंगी। तो ऐसे क्या होता है, लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आर डीम्ड एज फाइनल। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर यूनियन गवर्नमेंट ने जो कानून बना दिया वही फाइनल माना जाता है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट्स विच डू नॉट फॉल इन दी अबव लिस्ट्स आर नोन एज रेजिडोरी सब्जेक्ट्स। जो इन लिस्ट्स के बीच में नहीं आते उनको रेजिडोरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली आ जाते हैं। तो उनके ऊपर इंडिया की गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने कानून बनाने होते हैं। इन इंडिया ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट इंजॉय इक्वल पावर्स। तो इंडिया में जो सारी स्टेट्स हैं वो इक्वल पावर में नहीं होती हैं। एग्जांपल है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इंजॉयज़ अ कंपैरेटिव ऑटोनॉमस स्टेट्स, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस स्टेटस था, लेकिन 2019 में मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार ने क्या किया, उसको हटा दिया। उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको वापस ले लिया, ठीक है। तो इसको अपनी बुक्स में भी आप
अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो लक्षद्वीप, दमन एंड दीव था, इन सभी को एक ही कर दिया है। ठीक है, तो इनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास ग्रेटर पावर्स होती हैं ओवर दीज टेरिटरीज। तो उनके ऊपर, यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो है जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म में क्या है, इंडिया जो है फेडरलिज्म हैज़ बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। इंडिया में जो कुछ कारण हैं ऐसे, जैसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल कह सकते हैं फेडरलिज्म बना है। जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, राइट, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, मैनी स्टेट्स वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द लैंग्वेज विच वर स्पोकन बाय द पीपल सच एज महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल। ये सारी स्टेट्स जो थी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनाई गई थी। और उसके बाद है सम स्टेट्स वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ देयर यूनिक जोग्राफिकल पोजीशन, कल्चरल, एथनिक आइडेंटिटी सच एज उत्तराखंड, नागालैंड, झारखंड। ये सब जोग्राफिकल पोजीशन, कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटीज़ के बेसिस के ऊपर बनाई गई थी। और उसके बाद अगर बात करें आगे लैंग्वेज पॉलिसी की, लैंग्वेज पॉलिसी जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्यूज़न एज टू विच लैंग्वेज शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब इनके बीच में ये बात चल रही थी कि किस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थी वो कह रही थी कि हिंदी को बनाया जाए, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए इसे। मैनी नॉन स्पीकिंग स्टेट्स वांटेड इंग्लिश टू रिमेन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये बात चल पड़ी। और उसके बाद जो लीडर थे हमारी कंट्री के, उन्होंने क्या किया, वेरियस कॉशियस एटीट्यूड वाइल फॉर्मिंग द लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी जब बना रहे थे, उन्होंने कहा हिंदी विच इज़ स्पोकन बाय अबाउट 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन। वो कह रहे कि 40% जो पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है, वाज डिक्लेयर्ड एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। मैनी लैंग्वेजेस वर आल्सो रिकोगनाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पे हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदी देयर आर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, मीन्स टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर अपीयर हो रहा है किसी सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए, वो ऑप्ट टू राइट एग्ज़ाम इन एनी वन ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इन 22 भाषाओं में से वो लोग किसी भी एक भाषा में पेपर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है स्टेट्स हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। एंड ऑल गवर्नमेंट वर्क इज़ डन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो उस गवर्नमेंट का जो काम है वो उसी कंसर्न्ड लैंग्वेज में होता है। और उसके बाद है आपके पास है सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट हैज़ हेल्पड इन प्रिजर्विंग द कल्चर ऑफ मैनी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनका कल्चर जो है उसको मतलब उसको संभाला गया, कंजर्व किया गया। ठीक है, हैर मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। और जो कंट्री की डाइवर्सिटी थी उसको मेंटेन भी बना के रखा गया। और उसके बाद है हमारे पास सेंटर स्टेट रिलेशन। ये फेडरलिज्म के अंडर ही चल रहा है, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसमें क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वर ओनली फ्यू पार्टीज विच फॉर्म्ड गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल्स। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने सेंटर और स्टेट में दो तरह की जो लेवल की गवर्नमेंट बनती थी, है ना। तो व्हेन रेबल पार्टीज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई टू मिस यूज इट्स पावर बाय डिसमिसिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ रहता था, अगर रेबल मतलब दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। तो ऐसे जो फेडरल स्पिरिट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको वीक कर दिया। हाउएवर द कंडीशन इम्प्रूव्ड आफ्टर 1990। 1990 के बाद जो कंडीशन थी वो इम्प्रूव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि रीजनल पार्टीज इमर्ज्ड इन द डिफरेंट स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स में जो थी रीजनल पार्टीज़ बन गई और उसकी वजह से जो कंडीशन चेंज हुई। फिर क्या हुआ, दिस आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट बननी शुरू हुई। टू और मोर पार्टीज फॉर्म द गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर में जो है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ जो थी वो सरकार बनाने लग गई।
इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर मेजोरिटी, जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती थी तो वो मिलकर सरकार बनाते थे। ऐसे क्या हुआ, इट लेड द न्यू एरा ऑफ पावर शेयरिंग रिस्पेक्टिंग द इंडिपेंडेंट वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनकी भी जो इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन थी वो शुरू हो गई। और उसके बाद अगर बात करें हम तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसको शॉर्ट में समझते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हेन द पावर आर गिवन टू दी लोकल बॉडीज सच एज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पंचायत हो, उनको अगर दी जाती है तो इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो होती है पावर्स की इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि सर्टेन प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल कैन बी इफ़ेक्टिवली सॉल्व्ड बाय लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ हैं वही सॉल्व कर सकती हैं, क्योंकि उनको उस इशू की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, अब किसी गांव का झगड़ा हो, किसी विलेज में कोई इशू हो जाए और उसको आप कहें कि हम दिल्ली में ले जाके उसको निबेड़ेंगे, उसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे लोकल लेवल पे उसको लोग अच्छे से कर सकते हैं। इन 1992 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक लोकल बॉडीज़ मोर पावरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसको इम्प्रूव किया गया। क्या किया गया उसमें, उसमें क्या था, इट्स ओब्लिगेटरी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर चूजिंग मेंबर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मेंबर्स को चूज़ करने के लिए भी इलेक्शंस होंगी। उसके बाद क्या है, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए रिजर्व्ड कास्ट्स जो हैं, राइट, शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, उनके लिए भी रिजर्व्ड सीट्स बनाई जाएंगी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी। और तीसरा पॉइंट था कि गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनमें 1/3 जो पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन है वो औरतों की होगी। और स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया गया, क्योंकि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होल्ड करनी होती है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ही करनी होती हैं। और इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू शेयर पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज़ के साथ जो रेवेन्यू है वो शेयर करने के लिए भी बोला गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली रजिस्टर्ड है। और उसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज़। ठीक है, जो लोकल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर है उसकी अगर बात करें, पंचायती राज है सबसे पहले। लोकल बॉडीज़ में क्या होता है, जो विलेज है वहाँ पे पंचायती राज होता है। ठीक है, जो हर एक विलेज होता है उसमें जो एक ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, हर एक विलेज को एक ग्रुप ऑफ विलेज बना दिया जाता है और उसे बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, और जो दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। जो वार्ड के मेंबर्स होते हैं, जीते हुए लोग, उनको जीते हुए ऐसे नहीं कि जी रहे हैं, वो मीन्स वो विनर होते हैं वहाँ पे। ठीक है, उनको पंच बोलते हैं और इनका जो प्रेसिडेंट है उसको सरपंच बोलते हैं। शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेज और वार्ड, वो ही उनको चूज़ करते हैं। तो आपको क्लियर होगा, ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। ठीक है, जो ग्राम पंचायत है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे विलेज के लिए। और उसके बाद है द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। जो पंचायत है वो ग्राम सभा के सुपरविज़न में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स, जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे वोटर्स ही होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट। जो एनुअल बजट होता है उसको अप्रूव करने के लिए, और ये कहते हैं कि साल में ट्वाइस और थ्राइस 2 या 3 बार मिलते हैं। पंचायत को ग्राम पंचायत के साथ मिलते हैं और उसके बाद इसको ग्राम पंचायत कह सकते हैं आप। रिव्यू और द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत जो है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है उस पर मैनी पंचायत फॉर्म अ बॉडी, जिसको पंचायत समिति बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारी पंचायत जो ब्लॉक की इकट्ठी होती हैं, और उसके बाद ब्लॉक मंडल भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो उस एरिया में जो है पंचायत मेंबर्स वो उनको चूज़ करते हैं। फिर उसके बाद है
ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। ठीक है, तो वो सारी पंचायत समिति से होती हैं, मंडल्स होते हैं, वो सारे मिलके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद बनाते हैं। जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, एमएलएज, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और आल्सो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद, ये सारे उसके मेंबर होते हैं। ये एक डायग्राम है। डायग्राम जो है उन इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहाँ हमारा पेड ग्रुप या हमारी जो ऐप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल रहा है, तो वो आप उसको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ख़रीद सकते हैं। उसके बाद है म्यूनसिपल कारपोरेशन। ठीक है, जो म्यूनसिपल कारपोरेशन है ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, और इनमें स्मॉल टाउन्स जो होते हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, लार्ज सिटीज़ हो वहाँ पे म्यूनसिपल कारपोरेशन होती है। दोनों ही बॉडीज़ जो हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो लोगों के द्वारा ही चूज़ किए जाते हैं। और जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का, वाइल द मेयर इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपल कारपोरेशन। जो मेयर होता है वो म्यूनसिपल कारपोरेशन का हेड होता है। और उसके बाद जो है दिस न्यू सिस्टम, ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, ये लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होगा जैसा हमारी कंट्री में हुआ। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेसी है उसको और भी डीपन किया गया है। दिस हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। तो इसके साथ डेमोक्रेसी में औरतों की भी आवाज़ जो है वो आगे आई है। तो ऐसे करके सब कुछ जो है पॉसिबल हो पाया है, वो फेडरलिज्म की वजह से। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो जो है वो समाप्त करते हैं। और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स आपको हमारी ऐप तेज एजुकेयर में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।